vector and its analysis. ओके, सो मेरे दोस्तों आपको वेक्टर देखना है, उसका एनालिसिस देखना है, और कुछ नहीं। सो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को पढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। आपने 9th स्टैंडर्ड में क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा कि जनरली सर ने दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये लोग जानते हैं ना आप लोग? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. देखो क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है? ऐसी वैल्यूज, इनसे ऐसी वैल्यूज जिनकी जिनकी जो कहीं पर भी बदले ना, या जिनका रेफरेंस फ्रेम पर वैल्यूज बदल जाए, वो क्वांटिटीज कहलाता है। जैसे स्केलर ओनली, ऐसी ऐसी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। अच्छा भैया, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखिए किसी भी चीज का आप मेजरमेंट करने, याद करिए आप पहली क्लास, मैंने आपको जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था तो मैंने बताया अगर आप किसी चीज को मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो मेजरमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा मैग्नीट्यूड या यूनिट। याद है आप लोगों को? यूनिट। दिस यस सर। दिस मल्टीप्लिकेशन, numerical value into unit, is called magnitude. अगर बच्चों ये मैग्नीट्यूड किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, और ऐसा मैग्नीट्यूड जो डिपेंड करे डायरेक्शंस पर, रेफरेंस फ्रेम पर, वो क्या कहलाती हैं? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। सो डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा, एक और क्वांटिटी के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं आज आपको। आप जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं आपको तीसरी क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहा हूं यहां पर, किसी को पता है? सोचो, बताओ। मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो 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 सोचो। चलो नहीं बता। एक क्वांटिटी और है टेंसर्स क्वांटिटी। जनरली इसको एज अ स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। ऐसा सोचो यार, अगर फैन को रोटेट कराया जाए, फैन जैसे आपने देखा होगा, कि एक फैन होता है और फैन के पास क्या होती है? इस तरीके से 3 वेंसेस लगी होती, 1 2 और ऐसे 3। यस और नो? ऐसे 3 वेंसेस होती है कि नहीं होती? बोलो बच्चों। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अगर ये रोटेट होने लगे, अगर ये रोटेट होने लगता है तो किसकी तरह ट्रीट होने लगता है? एक डिस्क की तरह ट्रीट होता है कि नहीं होता? Yes, sir. ऐसा लगता है एक प्लेट रखी है और वो घूम रही है। बोलो भाई आसान। आपको फिर ये वेंसेस नजर आती हैं क्या? नहीं. पूरा का पूरा एक प्लेट नजर आता है ना, सर्कुलर डिस्क टाइप का जो घूम रहा होता है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट का और इस प्लेट का हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? भाई कोई यहाँ पर खड़ा हुआ बंदा भी वो देख रहा है तो भी डिस्क बता रहा है, यहाँ पर खड़ा हुआ बंदे को भी क्या लग रही है? डिस्क लग रही है, और यहाँ पर खड़े हुए बंदे को भी डिस्क लग रही है कि नहीं लग रही? यस सर। अगर Yes, sir. आपके कमरे में 3 बंदे खड़े हैं, तीनों बंदों को चलता हुआ फैन अगर नजर आएगा तो कैसा नजर आएगा? एज अ डिस्क नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? Yes, sir. है ना? सो एज अ डिस्क अगर नजर आए, Yes, sir. विपुल ये तुमने यार क्या लगा रखा है ये? डू यू नो न्यूटन सेकंड लॉ? आई डोंट नो। तो चलो, विपुल ने क्या लगा रखा है? विपुल बताओगे नहीं? ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है। मीम है सर। हाँ मतलब मीम जोक, इट्स अ जोक। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन ये न्यूटन सेकंड लॉ के साथ तुमने छेड़खानी कर दी, वो फिजिक्स वाले टीचर के सामने है। तुम्हें और कोई क्लास नहीं मिली थी? न्यूटन साहब तो हमारे देवता थे, तुम्हें पता नहीं?
वो नहीं होते तो कैसे काम चलता। चलो, तो ये समझे ना, अगर तुम अपने घर वालों, ये 3 बंदे बैठे हुए हैं, तीनों से पूछोगे तो फैन नजर आएगा कि एक फैन नहीं, एक डिस्क नजर आएगी घूमती हुई। बोलो यस और नो। हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूं ना कि सर ए के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वही बी के लिए ऑब्जर्वेशन है, वही सी के लिए ऑब्जर्वेशन। हाँ, हाँ तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो ए बी सी तीनों के लिए इक्वल ऑब्जर्वेशन दे रही है कि नहीं दे रही। यस सर। ये कहने का मीनिंग है, अगर ए मान लो नॉर्थ साइड रखा हुआ है, बी साउथ है और ये नॉर्थ साउथ में रखा हुआ है, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि भैया चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एक बंदे को यहाँ बैठा दो तो इधर भी ऐसे ही नजर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, यस आएगा। तो ये यस सर। कोई ऐसी क्वांटिटी रही होगी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वली हो। चलो एक एग्जांपल और समझाते हैं। अगर एक वायर ले लिया जाए ऐसा, और वायर को हीट किया जाए, यहां से हीटर दिया जाए, तो बताओ यहाँ पर फील होने पर और यहाँ पर फील होने पर क्या यहाँ अलग टेम्परेचर और यहाँ अलग टेम्परेचर फील होगा क्या। जैसे ये मेरे पास पेन है, नहीं अगर इस सर, पेन को मैं बिल्कुल ऊपर की नो ओर टच सर। करूं तो भी उतनी गर्मी फील होगी, और नीचे की तरफ टच करूंगा तो भी उतना ही टेम्परेचर फील होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। इसका मतलब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो इस रॉड में हुआ वो हर जगह इक्वली हुआ है कि नहीं हुआ। यस सर। Yes, sir. यस हाँ, सर। ऐसी क्वांटिटी सेम होगा जैसे, सब तरफ। हाँ जैसे एक और ले लेते एग्जांपल, एक कंडक्टर ले लो, एक कंडक्टर ले लो। अगर कंडक्टर में मैं करंट का फ्लो कराऊं तो बताओ, अगर तुमने ऊपर हाथ लगाया तो तुम्हें करंट फील होगा, Yes, और sir. नीचे हाथ लगाने पे करंट फील नहीं होगा क्या। होगा। होगा सर, होगा। यहाँ पर होगा। मतलब हर जगह करंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। For us. तो सर हीट एंड ऐसी इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी, दोनों का स्प्रेड होगा सेम हाँ इक्वल। ऐसी क्वांटिटीज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वल हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, टेंसर्स क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यूनिफॉर्म Tensors. डिस्ट्रीब्यूशन। सो quantities are distributed uniformly in all over direction, uniformly in all direction। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, तो क्या क्या बताओगे आप। डिस्टेंस। स्पीड। डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटीज, वेरी गुड। और मास। डिस्टेंस, वेरी गुड। स्पीड है सर। टेम्परेचर। स्पीड, बहुत बढ़िया। और मास, और टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। है ना, एटसेट्रा। वर्क भी होता है, पावर भी होती है ना। कुछ मैं बता देता हूँ आपको, वर्क, पावर, सरफेस टेंशन, एटसेट्रा। एनर्जी। एनर्जी इज ऑल्सो, एनर्जी ऑल्सो। वर्क है तो एनर्जी भी है, एटसेट्रा। ठीक है ना। और सर भी कई सरफेस टेंशन मतलब प्रेशर ही होगा ना। सरफेस टेंशन इज नॉट अ प्रेशर, इट्स अ डिफरेंट फिनोमिना। हम जब फ्लूइड पढ़ेंगे तब देखेंगे। स्ट्रेस, आगे देखें। प्रेशर ऑल्सो, प्रेशर एक ऑल्सो। ठीक है। डेंसिटी, हाँ बहुत अच्छे आदित्य, अच्छी बात है। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं, बताओ कुछ कुछ। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। वेलोसिटी, चलो कुछ एक्सेलरेशन। को लिख लेते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और मैं कुछ बताऊं, मोमेंटम जैसे कि मोमेंटम, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मोमेंटम, इम्पल्स, इनर्शिया। इम्पल्स है ना, पोजीशन पोजीशन, इनर्शिया बहुत अच्छा। इनर्शिया नहीं, इनर्शिया, इनर्शिया तो मास ही है, इनर्शिया तो मास। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं, गलत है आंसर्स, ये सब कुछ गलत है। चलिए देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
इम्पल्स, पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, है ना, टॉर्क हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। Sir, gravity और also. हाँ, Gravity also. ग्रेविटी, ग्रेविटी बिल्कुल सही, ग्रेविटी, And इलेक्ट्रिक weight. फील्ड, Weight. इलेक्ट्रिक And drag. फील्ड, Magnetic field. वेट, है ना, फोर्स लिखा है तो इसका मतलब वेट और फोर्स तो बात एक ही हो गई ना। Magnetic field. And drag. मैग्नेटिक फील्ड, ड्रैग फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, एटसेट्रा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग वेक्टर जानते हो यार, मैं तो सोच रहा था आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होगे। बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट विवेक, सर बहुत नाइट पे अच्छे। थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ना। सुनो, एग्जांपल्स ऑफ टेंसर्स क्वांटिटीज देख लेते हैं। तो ज्यादा एग्जांपल्स तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको एक एग्जांपल पढ़ना पड़ेगा। एग्जांपल ऑफ टेंसर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, आइदर एटसेट्रा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आपने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, हीट, temperature not heat, temperature, distribution of temperature, that's it। ठीक है, चलिए, ये सब समझ गए ना, वेक्टर क्वांटिटीज वगैरह, बोलो। Yes, sir. अच्छा चलो, अब देखते हैं यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो भैया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों, वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज एन with the help of arrow. The head part of the arrow is called, the front part of the arrow is called head, and the rear part of Tail. this is arrow is called tail। ये तो हो गया, ये तो हो गया बच्चों, ये हो गया ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना होता है। इन मैथमेटिक्स या मैथमेटिकली, इन मैथमेटिक्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर ए लिखा है और ए के ऊपर ऐसे लगा है तो इसका मतलब है वेक्टर ए, या फिर ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर। ऐसे ही जैसे बी एक अल्फाबेट है, उसके ऊपर ए लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर वेक्टर बी। वी। क्लियर? ये रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में। और फिर ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो की हेल्प से। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. sir. टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर बच्चों, वन बाय वन फैक्टर समझते हैं। सबसे पहला वेक्टर है, सबसे पहला वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 3 है। तो दीज वेक्टर्स आर क्या कहलाएंगे आपके? इनकी डायरेक्शन भी एक ही Equal तरफ vector. जाएगी। और देखिए भैया, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? इसी के साथ इक्वल वेक्टर के साथ पैरेलल वेक्टर्स भी जोड़े गए। पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। जैसे वेक्टर ए 3 है और वेक्टर बी जो है वो 5 है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उसका साइज ऑफ द वेक्टर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। साइज ऑफ द वेक्टर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, वो कहलाएगा ये। तो अगर मैग्नीट्यूड इसका 3 यूनिट, इसका 5 यूनिट है, अभी यूनिट हमने पढ़ी नहीं है, तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके के वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्लियर कट बात समझ में आ रही है बच्चों? है ना? Yes, sir. तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस, those vectors have same direction but
magnitude may or may not be May not be same. same. Magnitude may May not be. or may not be same. हो भी सकता है सेम और नहीं भी हो सकता है. क्लियर बच्चों? बोलो ना थोड़ा सा. बोलोगे सर नहीं फिर क्या? तो वो इक्वल sir. वेक्टर्स होगा ना, सेम है तो. हाँ सर अगर सेम होगा मैग्नीट्यूड देन तो इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे. हाँ हाँ सेम होगा तो इक्वल वेक्टर और ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. जैसे एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, एक वेक्टर ये ए ले लो और दूसरा वेक्टर ये भी बी ले लो, तो ये सब क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है ना. ये भी तो ऐसे भी बन सकता है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी. मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम. आगे देखिएगा, सुनिए. अगला होता है अपोजिट वेक्टर. opposite vector. Opposite vector are those vectors जो both have opposite directions to each other. ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं. क्लियर बच्चों? Or समझ? negative. Yes, इसमें भी मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, बट अगर द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट. opposite vectors. तो बच्चों समझ में आ रही बात? सर Yes. नेगेटिव वेक्टर भी. Yes, sir. हाँ नेगेटिव वेक्टर्स भी यही है क्या? सर ये भी पैरेलल है ना. हाँ, these are एंटी पैरेलल वेक्टर्स, नॉट पैरेलल. इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं. एक दूसरे के अपोजिट है ना. हाँ. ठीक है, तो these vectors are called एंटी पैरेलल वेक्टर. क्लियर बच्चों? यस सर. कोई कुछ पूछ रहा था कि सर ये क्या है? सर नेगेटिव वेक्टर भी कहता है. नहीं, नेगेटिव वेक्टर होता है कि अगर अभी बताता हूँ ना, वेट करते हैं ना, जो होगा वो बताया जाएगा. ठीक है. सर. अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर होता तो वेक्टर बी इज कॉल्ड माइनस ऑफ वेक्टर. समझे? तो उस तरीके के वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं. क्लियर? चलो ये देखते हैं, आगे देखते हैं नल वेक्टर. देखो यार, नल वेक्टर का मतलब ये होता वैल्यू है. नहीं होगा सर. हाँ जीरो. This vector is 0. हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर्स आर जीरो वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर is जीरो. आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसको बोला गया यूनिट वेक्टर. क्या होता है बच्चों यूनिट That is वेक्टर? the magnitude 1. हाँ, the magnitude of this vector is 1. The magnitude of unit vector is 1. Unit vector is 1. फॉर्मूला देख लीजिएगा जरा. यूनिट वेक्टर को a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. The representation of unit vector is a cap and this is the vector a upon magnitude of vector a. ये जो अगर किसी ब्रैकेट ऐसे लगा दिया जाए, कोई दो डंडे खींच दिए जाए, डिटरमिनेंट लगा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. देखिए, अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो डोंट वरी, वो सब कुछ पहुंच जाते हैं. आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं कि सर मुझे नोट्स नहीं मिल रहे, है ना. आप अभी सिर्फ देखिए स्लाइड्स को. क्लियर बच्चों? और इनको अगर दोबारा आप लिखोगे ना तो आपको समझ में भी आएगा. चलिए, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया ना. फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला याद हो गया यूनिट वेक्टर का? सर एक बार से बताओ ना फॉर्मूला. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है कि वेक्टर ए, जो भी ए वेक्टर है, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है. क्लियर? वेक्टर व्हेन विल द ब्रिज कोर्स एंड? आई होप मंडे और ट्यूसडे. टिल मंडे और ट्यूसडे. तो
यहाँ पर वेक्टर है अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है। क्लियर समझ गए ना? एक और पॉइंट्स बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर only defines the definer the direction of vector A। चलिए, या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं आप सर। आगे जो है ये इसी का एक पार्ट है, इसी का पार्ट है जिसको बोला गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बोला गया बच्चों? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखते हैं क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर, देखिएगा जरा सुनिएगा, जनरली ऐसा माना जाता है कि एक एक्सेस जो होती है ना वो एक्स एक्सेस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलते हैं, दूसरी वर्टिकल एक्सेस होती है, तीसरी एक और एक्सेस होती है। आप अगर किसी अपने घर के कमरे के किसी भी कॉर्नर को आप देखते हो, तो जैसे कि मान लो कोई ऐसा कमरा आपका बना होगा, तो आप इस कमरे को देखोगे तो कोई भी कॉर्नर आप उठा के देखो, कोई भी कॉर्नर आप उठा के देखो, जैसे ये, तो आप देखोगे एक एक्स एक्सेस में जा रहा होगा, एक वाई एक्सेस में जा रहा होगा और दूसरा जेड एक्सेस में जा रहा होगा कि नहीं? ये 3 डायमेंशंस होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। बोलो बच्चों। और मान लो यहाँ कोई मॉस्किटो है जो इस तरीके से फ्लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से इसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी कि नहीं होगी? यस सर। है ना? इस पॉइंट की कोई ना कोई लोकेशन होगी कि नहीं होगी? इसी लोकेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है उसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो जरा ध्यान से सोचो, अगर ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका जेड एक्सेस। मैं जैसा आपको बता रहा हूं आप ऐसा समझिए। एक्स एक्सेस के का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? अगर कहीं आई कैप लिखा होगा तो क्या समझ जाओगे किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, यस अगर वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है बच्चों जे कैप। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। अगर बच्चों जेड डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। क्लियर? यस ठीक है ना? आई जे के एक्स वाई जेड, बस अल्फाबेट्स हैं, आपकी मर्जी तो आप एबीसी से याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको बुक्स में एक्स वाई जेड और आई जे के कैप दिखेगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आई कैप जे कैप के कैप से लिखा गया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई कैप, वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई कैप, वर्टिकल डायरेक्शन आपके पास जे कैप, और आपके पास कौन सी अगली है? Z डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, सर नोट कर लेंगे एक बार। एक सेकंड बेटा, अभी सब नोट कर लेना तुम, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से सुनो, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है, जैसा कि अगर आपने एक मॉस्किटो को उड़ते हुए देखा था, जैसे मान लो ये पॉइंट P है, अगर मैं P बोलूं कि ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z है, या x, y, z छोड़ते हैं, आपके लिए बिल्कुल नंबर से सॉल्व करते हैं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 2, 3, 2, 1 है, तो जरा ध्यान से देखो, आपसे मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितना है? कोई बताएगा? 3। 1 y कोऑर्डिनेट कितना है? 2 2 एंड z कोऑर्डिनेट कितना है? 1 तो अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो x एक्सिस में कितना चलना चाहिए बच्चों? सर 3 वेरी गुड। 3 आई कैप। हाँ, और y एक्सिस में कितना चलना चाहिए बच्चों? 2 जे के 2। और j कैप में कितना चलना चाहिए? 1 1। इसका मतलब अगर वेक्टर कोई ड्रॉ करते इससे इसको मिलाने के लिए, कोई वेक्टर अगर ड्रॉ मैं करता हूं तो उस वेक्टर का कहने का मतलब है कि x एक्सिस में 3, x एक्सिस, तो 3 आई कैप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि x एक्सिस में 3 चलो, है ना? प्लस y कैप में 2j कैप प्लस k कैप। सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। बोलो, याद आ गया? सर इसका यूज क्या होता है बट? अभी बताता।
इसी वेक्टर्स से ही तो बहुत कुछ निकालना है, यही तो सब दिया गया होगा। इसका यूज है ना इस पॉइंट पी मॉस्किटो को ऑरिजिन से लोकेशन फॉर्म करना। जब अगर मैं ये आपको दे दूं तो आप पॉइंट पी तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, ये बता। हाँ सर। है ना, आपको अगर मैं ऐसे कुछ मान लो ये पॉइंट लिखा क्यू और इसके कोऑर्डिनेट लिखे से मान लो 5 1 7, तो बताओ ये बी वेक्टर कितना होगा? चलो बताओ वेक्टर बी सोचो, वेक्टर बी कितना होगा? 5 i cap हाँ, प्लस जे कैप plus प्लस सी कैप, है ना? 7 बोलो, Plus लिखा है, 7. लिख लिया ना? अरे लिख लिया Yes, ना sir. सबको? अब चलो हमें पढ़ना क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया बच्चों मैंने आप लोगों को? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ए कैप निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ, मतलब वेक्टर ए तो बना लिया, वेक्टर ए बना लिया ना, अब मॉड निकालना आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से सीखिएगा, ये बस आर्टिकल आप प्लीज ध्यान से देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर आप निकालने जा रहे हैं वेक्टर ए, तो आपको क्या लगाना है? स्क्वायर रूट लिखना है बच्चों। आपको सबसे पहले आई का कॉफिशिएंट चेक करना है। अगर आपको वेक्टर ए के बारे में बात करी जाए तो वेक्टर ए में आई का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? 3 square 3। तो यहाँ पर क्या 3. कर देंगे? कॉफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर 3 square plus 2 प्लस square प्लस 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 2 square जे, कॉफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर, सो प्लस जे का होल स्क्वायर प्लस plus 1 square. कॉफिशिएंट ऑफ के, One. कॉफिशिएंट ऑफ के कितना 1 है? square. 1, तो 1 1 square is 1. 1 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व किया, 3 का कितना हो गया? 9 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 14। बोलो समझे? चलो अगर अब बी वेक्टर मैं लिख रहा हूं एक बार, बी वेक्टर क्या निकाला था हम लोगों ने? बी वेक्टर क्या निकाला था? 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 कैप। सबको इसका, 5 अरे नहीं square मुंह से नहीं बोलना, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो सोचो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो सोहम का आंसर भी आ गया, मैं भी देख ले रहा हूँ। 25 प्लस 1 प्लस 49, आंसर इज अंडर रूट ओवर 75। चलो कितने बच्चों का आंसर है? बहुत बढ़िया, अच्छे थे, बहुत अच्छे विपुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वाह, बहुत अच्छे जैन, वाह 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 वाह। प्लीज इंटीग्रेशन का वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि प्लीज कंप्लीट योर इंटीग्रेशन वीडियो। बोलो भाई कर लेंगे? हाँ सर। और यार थोड़ा सा शेयर वेयर करो यार भाई आप लोग सर एक हैं। सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो श्री चैतन्य के मटेरियल में है क्या? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन श्री चैतन्य के मटेरियल में है क्या? हाँ हाँ होगा, मैथमेटिकल टूल्स होगा बच्चों, डोंट वरी। नहीं तो मैंने जो असाइनमेंट दिया है वो लगा लो, सफिशिएंट है, ठीक है? बोलो बच्चों चमका। अच्छा चलो एक और दे रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ, इस बार गलती नहीं करेगा कोई। -2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। चलो बताओ मॉड ऑफ सी, बताओ मॉड ऑफ सी। ओके देन आप कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं, देखते हैं आ गया आंसर्स। तो दिस इज 4 प्लस 25 प्लस 16, तो 16, आंसर इज 45। 45 कितने बच्चों का आंसर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड। अरे यार तुम लोग तो सुपर अच्छे हो, सुपर बच्चे हो, है ना? चलो तो अब चलो एक काम करते हैं, अगर मान लो
द कोऑर्डिनेट ऑफ, ऐसे करके दे दूं मैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर A vector A is R 3, 4, 5. Then find the unit vector of A. Then find unit vector of A. चलो, unit vector of A. मतलब आपको A कैप बताना है। चलिए करिए, मैं लिखता हूँ, आपको बताना है। नो सर, वेक्टर इज आल्सो नॉट देयर इन श्री चैतन्य फिजिक्स बुक। अच्छा, डोंट वरी, मैं अभी भेज देता हूँ आपको। देखो, अच्छा, तो वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, चलिए Yes, sir. अगर ए कैप निकालना है, सबसे पहले वेक्टर ए निकालना है, तो कॉफिशिएंट यहाँ दिया गया एक्स वाई जेड, तो बोलेंगे क्या? 3i 50 कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है बच्चों, सर रूट 15। और मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो दिस इज 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 50, है ना? बोलो, Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ 50 का मतलब हुआ दिस इज 5 रूट 2, है ना? अब वेक्टर ए कैप कितना आ गया? इट्स अ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 5 रूट 2। तो जितने बच्चों का ये आंसर है, जस्ट रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आप लोग तो सुपर बच्चे निकले, बहुत जल्दी आप समझ गए, है ना? बहुत जल्दी आप समझ गए। चलिए, आपको मैं आगे एक बात पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आगे पढ़ा रहा हूँ, आप जरा समझो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लें आप। सर एग्जाम के लिए यहाँ तक ही आने वाला है। हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर एक छोटा सा और टॉपिक है, 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। एडिशन एक वेक्टर 5 मिनट। अभी मैं इस टॉपिक को डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा, आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, फिर मंडे को पक्का डिटेल में बताऊंगा। अगर शॉर्टकट मजा आ गया तो बढ़िया। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ऐसे है, वेक्टर बी, ठीक है ना? तो इनको अगर ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, तो भैया क्या होता है? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है, बस ये करना होता है। एडिशन में क्या करना होता है? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है। बोलो बच्चों, समझ गए? समझ गए? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है। इनसे जो इसका रिजल्टेंट आता है ना, ये जो रिजल्टेंट आता है, इसी को बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट होता है, इट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। It is the direct distance between tail of the first vector to head of the second vector. Hi everyone, Dheeraj, tell me, do you want to say something? Hello? जैसे कि और एग्जांपल, वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर बी मान लो ऐसे, तो आपको क्या करना है? किसी भी वेक्टर को कहीं भी उठा के रख सकते हो। तो वेक्टर ए ऐसे ही रहेगा, ये वेक्टर ए का हेड पार्ट है, वेक्टर ए का ए से बी को जोड़ रहे हैं, तो ये आ गया वेक्टर बी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए ये लाइन खींच देंगे, तो ये जो आर होगा, दिस इज रिप्रेजेंट अ वेक्टर ए प्लस वेक्टर। तो बच्चों यार क्या है, दो तरीके के मेथड्स होते हैं। मेथड होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो पहला है, फर्स्ट है व्हेन ओनली 2 वेक्टर्स आ रहा है। अगर सिर्फ 2 वेक्टर को यूज किया जाए या ऐड किया जाए,
तो यार क्या यूज करते हैं आप जरा बस अब यहाँ पर लॉजिक देखना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं मान लीजिए एक वेक्टर बच्चों ऐसा हो, वेक्टर ए कोई भी यूनिट दिया गया कुछ भी, एक वेक्टर बी दिया गया। अब वेक्टर ए ये मान लो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है। तो आपको करना क्या है, इसकी यूनिट कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप प्लीज एक फॉर्मूला याद कर लेना मेरी तरफ से। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वेक्टर बी लगा सकते हो, ये इसको एज इट इज उठा के यहां रख दोगे। ये वेक्टर ए है, जरा ध्यान से सुनना, ये वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बी ऐसे जुड़ना चाहिए था, ऐसे, क्योंकि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है। तो ये यहाँ जो, लेकिन हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस बी को यहाँ लिया, आप देखो तो क्या आपको एक पैरेललोग्राम नहीं नजर आ रहा है ये बना हुआ? Yes. तो याद रखना, अगर कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर्स का एडिशन दिया गया हो और पैरेललोग्राम बन जाए वो, तो ये एंगल जो है वो थीटा होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम के रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक बार और समझते हैं, मान लो इस बार ये एंगल दिया गया हो थीटा 1, ये एंगल ए, ये एंगल दिया गया हो थीटा 2, ठीक है ना, ये वेक्टर ए वेक्टर। तो फिर से बनाइएगा, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये वेक्टर ए लगाओ और ये वेक्टर बी लगाओ, बस। अब छोड़ दो सब कुछ, यहाँ एंड पॉइंट ले लो, ठीक है। ये एंगल थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 1 है। तो भैया बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? Theta 1 minus theta 2. थीटा 1 माइनस थीटा 2। बहुत बढ़िया। ए और बी के बीच का एंगल, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ गए बच्चों? हैं, समझ गए? एक बार और देख लेते हैं, एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो एक 3i कैप 3 यूनिट हो, एक 4 यूनिट हो, तो बताओ इनका सम कितना होगा? तो क्या करेंगे, 3 ऐसे 4 ऐसे, 3 4 ऐसे लिख दिया ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आर का फॉर्मूला कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 69, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90। cos 90 किसके बराबर होता है बच्चों? 0. तो 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया? 5। Root 25. 5 आ गया ना बच्चों? Yes. बोलो, तो ये फॉर्मूला याद हो गया? बोलो, Yes, sir. Yes, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? What does R? Yes. R is represent a resultant vector, resultant of vector A plus vector B, vector A plus vector B का resultant। क्लियर? बोलो। यस सर। अच्छा भाई, सर ये रिजल्टेंट, ये तो सिर्फ उसका बस मैग्नीट्यूड है ना, हाँ रिजल्टेंट अभी डायरेक्शन के लिए बताता हूँ ना, 1 मिनट लगेगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हो आप, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हो आप, तो मैं आपको बस ये बोलूंगा कि अगर एक वेक्टर ए दिया गया था, एक वेक्टर बी दिया गया था, मान लो ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, इनके बीच का एंगल थीटा था, तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर कहीं जाएगा। ये बी से एंगल अल्फा बना सकता है और ए से एंगल बीटा बना सकता है। तो अगर अल्फा की बात करें तो लिखना tan इनवर्स 10, या ऐसे करके लिख सकते हैं, tan अल्फा भी लिख सकते हैं इसको। अभी कुछ पूछना मत सर ये कहाँ से आया कैसे आया, मैं 100% आपको बिना बताए नहीं जाने दूंगा। a sin थीटा
अपॉन बी प्लस ए कॉस, ठीक है, अगर इसका एंगल अल्फा की बात करें। और अगर बीटा की बात करें बच्चों, अगर बीटा की बात करें tan बीटा, तो tan बीटा के लिए लगाना है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद रखना, अगर वेक्टर आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम b तो ऊपर a लिख देना, और अगर a से पूछा जाए फ्रॉम a तो आप क्या कर देना, ऊपर b लिख देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मैंने ये लिया था 3, ये लिया था 4, यहाँ लगाया 3 4 4 3। अगर मेरे से ये रिजल्टेंट वेक्टर जो 5 आया है इसकी डायरेक्शन यहाँ से पूछी जाए थीटा, तो थीटा पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा, tan थीटा 3 sin 90 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 cos 90। ठीक है बच्चों, cos 90, बस sin 90 इज 1, तो 3/4 tan थीटा 3/4 कब होता है बच्चों, बताओ, जब थीटा कितना होता था 37 डिग्री, 37। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 37 डिग्री। क्लियर, बोलो। Yes, sir. तो आप इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर सकते हैं। हाँ सर ये sin 90 किधर से मिला? क्या sin बच्चों? 90 और cos 30 क्या, और tan theta is equals to हाँ sin 90 और हाँ cos 90, हाँ, वो फॉर्मूला में आता है क्या? नहीं ये एंगल बिटवीन ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है ना, तो फॉर्मूला यही तो लिखा है ना, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, है ना। यस सर। जैसे कि ऐसे मान लो, एक एग्जांपल ये 3 a 4, इनके बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री दे दिया गया। अब 30 डिग्री में जल्दी रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 4 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 30, ऐसे करके लिखेंगे ना बच्चों। हाँ यस सर। 60 ले लेते हैं, एंगल आपके लिए 60 डिग्री ले लेते हैं, तो 60 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, cos 60 आ गया। ठीक है बच्चा, r बराबर कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज 25 प्लस 3 2 6 इंटू 4 इज 24 इंटू 1/2, cos 60 की वैल्यू 12, और ये कितना आ गया 25 प्लस 12, कितना आ गया r बराबर 37। बोलो समझ गए। Yes, हाँ, sir. R37 आ गया, R37 आ गया। रिजल्टेंट एंगल बताओ अल्फा, जो ये R निकालेंगे उसका 3 से अल्फा एंगल पूछा गया, ये R, तो अच्छी है। अल्फा एंगल बताओ, अल्फा कितना होगा, 4 प्लस तो जो बचा हुआ 3 से पूछा गया, तो यहाँ लगाएंगे 4 sin 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 cos 60 डिग्री, है ना। तो cos sin 60 कितना होता है बेटा, √3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 cos 60 1/2, तो 2 कितना आ गया है tan अल्फा 2√3/5। सो अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स 2√3/5। समझ गए अब बच्चों। हाँ Yes, sir. अच्छा, अगर कोई एक मिनट और ले रहा हूँ, बस 1 मिनट। अगर मान लो ऐसे कोई दिया हो, वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर b आपको दिया गया हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 मान लो 7k कैप, और आपसे वेक्टर a प्लस वेक्टर b पूछे, तो i वाला i के साथ जोड़िएगा हमेशा 5i कैप, j वाला j के साथ जोड़िएगा 7j कैप, और ये वाला 12k कैप। क्लियर, बोलो कोई समस्या। No, sir. अगर ऐसा कहीं दे दे कि मान लो वेक्टर a आपको दे दे 3, यही दिया हुआ है, और आपसे बोले कि भैया इसकी वैल्यू ऐसे बताओ कि 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन को, ये जो वेक्टर a दिया गया है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 15k कैप। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप
प्लस 14 के कैप। अब आप ऐड कर दो, 9 4 प्लस 4 इज 30 प्लस 18 प्लस 29 के कैप। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Bolo? Yes, sir. Okay, Yes. thank you Sir, so much Bolo. for watching this video. Thank you. Sir, I was having a doubt.